बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम महमूद अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है क्रब साइकिल के ऊपर। क्रब साइकिल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पायरुविक ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन किस तरह होती है और आगे मॉलिक्यूल क्रब साइकिल में दाखिल किस तरह होता है। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन इसलिए होती है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है और पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। आपको पता है ग्लूकोज जो है ना 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके नतीजे में पायरुविक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल बनते हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये डायरेक्ट क्रब साइकिल में दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड वाला पायरुविक एसिड अपने आप को कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड अपने आप को कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड के अंदर, और एसिटिक एसिड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होगा तो वहां पे एक एंजाइम होगा CoA, उस एंजाइम के साथ माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होगा तो ये बना देगा एसिटाइल CoA। अभी किस तरह पायरुविक एसिड एसिटिक एसिड में किस तरह कन्वर्ट होता है कि एक कार्बन का कंपाउंड निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। जैसे कार्बन का कंपाउंड निकलता है पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड के अंदर, और एसिटिक एसिड को एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, एसिटाइल CoA बनाता है, और साथ ही ऑक्सीडेशन होती है। 2 हाइड्रोजन के एटम NAD के पास जाते हैं और ये NADH2 बनता है। एक दफा दोबारा सुन लें, पायरुविक एसिड जो है डायरेक्ट क्रब साइकिल में दाखिल नहीं होता। पायरुविक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये बन जाते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CoA एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, ये बन जाते हैं एसिटाइल CoA, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन के एटम निकल के NAD के पास जाते हैं और ये बना देते हैं NADH। अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटाइल CoA। अब ये एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है, क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड क्रब साइकिल में दाखिल होगा। जैसे ये 2 कार्बन कंपाउंड क्रब साइकिल में दाखिल होता है तो सबसे पहले ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, तो ये बनाया था 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। क्या बना देगा? 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। जैसे ही ये एसिटाइल CoA क्रब साइकिल में दाखिल होगा, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड, और साथ ही जो एंजाइम है CoA वो दोबारा रीजनरेट होगा और अगले मॉलिक्यूल के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेगा और वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अब देखिए 4 कार्बन कंपाउंड ये थे, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA के थे, सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट आइसोमराइजेशन करेगा और ये आइसोसिट्रेट बना देगा। अब आइसोसिट्रेट के बाद क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ये देखिए डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल निकलेगा, साथ ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। 2 हाइड्रोजन एटम NAD के पास जाएंगे और ये बन जाएगा NADH। दोबारा देख लें, आइसोसिट्रेट में डीकार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा 2 हाइड्रोजन एटम NAD के पास जाएंगे, ये NADH2 बना देगा, और 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। देखे ना, 6 कार्बन कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो ये 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर चेंज हो गया। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा और ऑक्सीडेशन होगी, साथ ही हाइड्रोजन के 2 एटम निकलेंगे, NAD के पास जाएंगे और ये बना देंगे NADH2। अब जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर से CO2 निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट के अंदर, ये सक्सिनेट के अंदर देखें 4 कार्बन कंपाउंड। अब जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट में से डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ऑक्सीडेशन होती है, NAD कन्वर्ट होता है NADH2 के अंदर, और अल्फा कीटोग्लूटारेट जब चेंज हो रहा होता है सक्सिनेट के अंदर तो इसके दौरान ना फ्री एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? फ्री एनर्जी। ये जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है, इस फ्री एनर्जी की वजह से ADP कन्वर्ट होते हैं ATP के अंदर। अब ये जो ATP बना है ये फ्री एनर्जी से बना है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन, क्योंकि ये फ्री ATP बना है। उसके बाद क्या हुआ? ये सक्सिनेट बना है, यहाँ पे एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा,
दो हाइड्रोजन के एटम जब यहाँ डोनेट होंगे FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। अब सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट के अंदर। फ्यूमारेट ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये बन जाएगा मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड। मैलेट में दोबारा ऑक्सीडेशन होगी, दो हाइड्रोजन एटम NAD के पास ट्रांसफर होंगे और ये बन जाएगा NADH2 और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट जो कि ओरिजिनल कंपाउंड था 4 कार्बन कंपाउंड, ये दोबारा नए रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा क्रेब्स साइकिल। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि असल में हमने करना क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल में टूटता है तो पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। देखिए ना, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइकोलाइसिस में टूटते हैं तो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसके बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में मजीद इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। अब ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है इन्होंने एसिटिक एसिड के अंदर दाखिल होना होता है, तो जैसे ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिक एसिड में दाखिल होते हैं, बच तो सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड गए ना जो इन्हें ऑक्सीडाइज होना होता है, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ से 4 कार्बन कंपाउंड बारो करते हैं और ये 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। और यूं सिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सीनेट, यहाँ तक जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये वाले, और तकरीबन क्रेब्स साइकिल खत्म हो जाता है। और आगे के ये जो 4 कंपाउंड है ये वो वाले होते हैं जो हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सैलोएसीटेट से लिए होते हैं। ये था हमारा क्रेब्स साइकिल। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा कि इसके अंदर कैलकुलेशन क्या होती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम ATP की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलेशन क्या हुई, इधर देखें, ये देखें, एक NADH2 बना ये, एक NADH2 बना ये, देख रहे, ये 2 हो गए, और एक NADH2 बना ये 3 NADH2 हो गए। एक FADH2 बना और एक यहाँ पे फ्री ATP बना था, उसको भी हम ऐड करेंगे, और एक NADH वाला है, इसको भी हम ऐड करेंगे। NADH आपको पता है एक NADH 3 ATP के बराबर है, तो 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 NADH किसके बराबर हुए? 12 ATP के बराबर हुए। अगर एक NADH 3 ATP के बराबर होता है तो एक NADH ये है, एक NADH ये है, एक NADH ये है, यानी कि एक NADH यहाँ बना, एक NADH यहाँ बना दूसरा, एक NADH यहाँ बना तीसरा और एक NADH यहाँ बना चौथा। तो ये 4 NADH किसके बराबर हुए? ये हुए 12 ATP के बराबर। और FADH2 का एक मॉलिक्यूल 2 ATP के बराबर होता है। तो देखे ना, एक NADH ये था, टोटल 4 NADH2 बने थे। यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4 NADH2 किसके बराबर हो गए? 12 ATP के। FADH2 2 ATP के बराबर हो गए। टोटल कितने हो गए? 14 ATP, और एक ATP फ्री बना था, तो टोटल कितने बन गए? 15 ATP बन गए। अब 15 ATP बन गए, अब जाहिर सी बात है पायरुविक एसिड, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड आगे एसिटाइल कोए भी 2 बनते हैं, तो 2 एसिटाइल कोए 2 क्रेब्स साइकिल में दाखिल होते हैं। तो इसको हम, अगर 15 ATP बने हैं तो इन 15 ATP को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बन जाएंगे 30 ATP। 30 ATP और 8 ATP बने थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो टोटल कितने ATP हो गए? 38 ATP हो गए। एक दफा दोबारा सुन लें कि एक NADH2 यहाँ बना, एक NADH2 यहाँ बना, एक NADH2 यहाँ बना, एक NADH2 यहाँ बना, 4 NADH2 हो गए। तो एक NADH2 3 ATP के बराबर है, तो 4 NADH2 होंगे तो 12 ATP बन जाएंगे। और एक FADH2 बना था, 12 और 2 14 ATP बन जाएंगे, और एक फ्री ATP बना था तो ये 15 ATP बन गए। तो एक में 15 ATP बने तो पायरुविक एसिड तो 2 क्रेब्स साइकिलों में जाएंगे ना, तो 15 दूना 30 ATP। तो क्रेब्स साइकिल में 30 ATP बने और 8 ATP बने थे हमारे ग्लाइकोलाइसिस में। तो टोटल हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 ATP बने। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।